हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ला एजुकेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओरल एविडेंस के बारे में। तो आज हम ओरल एविडेंस के तहत हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3, सेक्शन 59 और सेक्शन 60 को देखेंगे। तो देखते हैं ओरल एविडेंस होता क्या है। ओरल वह होता है जिसे कोर्ट परमिट करता है कि इसको दिया जाए। ये सेक्शन 3 में बताया गया है। ऑल डॉक्यूमेंट हुइच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस वह होता है जिसे कोर्ट परमिट करता है कि इसको दिया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। जो साक्षी होते हैं उनके द्वारा जो न्यायालय के अंदर स्टेटमेंट दिया जाता है उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। जो साक्षी होते हैं, साक्षी मतलब विटनेस जो होते हैं, उनके द्वारा न्यायालय के अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। जो मैटर अंडर इंक्वायरी है उसे जुड़े हुए तथ्य को जो दिया जाता है उसे ओरल एविडेंस कहा जाता है। फिर देखते हैं ओरल एविडेंस कैसे कैसे हो सकता है। ओरल एविडेंस इज the evidence which is confined the word spoken by mouth. Oral evidence, if worthy of credit, is sufficient without documentary evidence to prove a fact or title. Where a fact may be proved by oral evidence, it is not necessary that the statement of witnesses should be oral. Any method of communication though which the circumstance of the case or the physical condition of the witnesses demand may in the discretion of the court be employed. The certif may testify by signs or by writing. तो यहाँ पर कहता है कि ये चीज़ आवश्यक नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो केवल ओरल ही हो। जो बोल नहीं सकता तथा इशारे से स्टेटमेंट देता है उसे भी ओरल में रखा जाता है, उसे भी ओरल कहा जाता है। जैसे कि कोई बोल ना पाए, गूंगा हो या किसी घटना की वजह से उसकी आवाज़ चली गई हो, तो उस कंडीशन में वो जो स्टेटमेंट देता है किसी साइन के रूप में या किसी अन्य तरह से, तो वो ओरल एविडेंस के रूप में माना जाता है। जो कि एक केस में कहा गया है, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला के केस में। उसमें क्या हुआ था कि देख लेते हैं थोड़ा केस के बारे में। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला जो अक्यूज था उसने थ्रोट को काट दिया था। डिसीज गर्ल जो थी उसकी एक लड़की का थ्रोट काट दिया था जिससे कि वो बोल नहीं पाती थी। तो उसने जो एविडेंस दिया, मतलब बताया कि साइन के रूप में कि अब्दुल्ला ने उसका थ्रोट काटा है, तो वो ओरल एविडेंस हो गया। देखते हैं केस क्या कहता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, अक्यूज हैड cut the throat of the deceased girl and because of that she was not able to speak, so she indicate the name of the accused by the sign of her hand. It was held by full bench of the Allahabad High Court. If the injured person is unable to speak, he can make टाइम डिक्लेरेशन। मतलब ये टाइम डिक्लेरेशन के केस में लिया गया था कि जो बोल नहीं सकता है वो साइन के द्वारा टाइम डिक्लेरेशन कर सकता है। तो उस कंडीशन में भी इसे ओरल एविडेंस के रूप में माना गया। अब देख लेते हैं फिर सेक्शन 59 देख लेते हैं। पहले क्या कहता है सेक्शन 50, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। 59 कहता है प्रूफ के बारे में कि ओरल एविडेंस के द्वारा
फैक्ट प्रूव होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 59 सेज दैट ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कहता है कि डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट को छोड़कर जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ओरल एविडेंस से प्रूफ होगा। सेक्शन 59 सेज दैट ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूफ बाय ओरल एविडेंस। तो ये ओरल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये देखा जाएगा सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट में प्रत्यक्ष होना चाहिए। सेक्शन 60 का कहता है ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केस व्हाट एवर वी डायरेक्ट दैट इज टू से, जो कहा गया है वो डायरेक्ट होना चाहिए। इट इज़ रेफर टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेसेस हु सेज ही सा इट। कहता है ओरल एविडेंस जो है वो हर केस में प्रत्यक्ष होना चाहिए। आपका ओरल एविडेंस तभी एडमिसिबल होगा न्यायालय के अंदर जब किसी व्यक्ति ने जो फैक्ट होते हुए देखा है उसे वो खुद बताता है, फैक्ट होते हुए देखा है, या जिसने सुना है वो डायरेक्ट एडमिसिबल होगा। अगला ये कहता है इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी हियर्ड, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेसेस हु सेज ही हियर्ड इट। या जिसने सुना हो उसका एविडेंस ये यहाँ पर लिया जाएगा। जिसने सुना है वही आकर एविडेंस देगा, अन्य कोई नहीं कि मतलब एक ने सुना दूसरे से, दूसरे ने सुना तीसरे से, यानी किसी ने कुछ और सुना तो वहाँ सब बहुत सारे बीच में चेंज होता है, तो उसका एविडेंस यहाँ पर ग्राह्य होगा, वहाँ नहीं होगा। जिसने सुना उसी का यहाँ पर माना जाएगा। फिर अगला कहता है इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी perceived by any other senses or is any other manner, it must be the evidence of a witnesses who says he perceived it by that sense or in that manner। उस कंडीशन में कि जिसने कुछ महसूस किया हो या फीलिंग द्वारा परसीव किया हो, किसी सेंस द्वारा परसीव किया हो। इट रेफर टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस, किसी सेंस द्वारा परसीव किया गया एनी अदर मैनर, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेसेस हु सेज ही परसीव्ड। वो कहता है कि उसने इसे फील किया, परसीव किया है, फील किया है, महसूस किया है, तो वो उसी रूप में, जैसे किसी ने देख नहीं सकता है, उसने छूकर किसी चीज़ को परसीव किया या सेंस द्वारा परसीव किया, जैसे सूंघ के, नाक से या किसी और सेंस से, किसी भी सेंस द्वारा उसे परसीव किया, महसूस किया, तो उसका एविडेंस यहाँ डायरेक्ट लिया जाएगा, किसी और के द्वारा नहीं कि उसने फील किया फिर वो किसी और को कहे फिर दूसरा आकर बताए, वहाँ डायरेक्ट होना चाहिए। ये सेक्शन 60 जो कहता है ओरल एविडेंस जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। ओरल एविडेंस हर केस में प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष होगा। फिर अगला कहता है इफ़ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड ऑन व्हिच दैट ओपिनियन इज हेल्ड टू, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। यहाँ पर अगर किसी ने कोई ओपिनियन किसी चीज़ पे दिया तो यहाँ पर जिसने ओपिनियन दिया उसी के रूप में यहाँ ओपिनियन लिया जाएगा। डायरेक्ट होना चाहिए, ना कि बीच में कहीं चेंजिंग होना चाहिए किसी और द्वारा। जिसने ओपिनियन रखी है उसी का ओपिनियन यहाँ माना जाएगा। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटीज कॉमनली
offered for sale and the ground on which such opinions are held may be proved by the production on such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as witnesses without an amount of delay or expenses which the court regard as unreasonable। उस कंडीशन में जब जो ऑफर था सेल के लिए को किसी राइटर ने या जो एक्सपर्ट है उसने उसके बारे में लिखा वहाँ पर, तो अगर उसको नहीं लाया जा सकता किसी कंडीशनवश, या तो वो मर गया है या वो इस कंडीशन में है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता, या उसको लाने से टाइम पैसे का ज़्यादा नुकसान होगा और टाइम का डिले होगा, तो इस कंडीशन में जो उस राइटर या एक्सपर्ट ने जो एक्सप्रेस किया है, जिस बुक में लिखा है, वो बुक उस कंडीशन में मान्य होगा डायरेक्ट एविडेंस के रूप में। फिर अगला कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ़ ओरल एविडेंस रेफर टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट द कोर्ट में if it thinks fit require the production of such material things for its inspection। उस कंडीशन में जब कि ओरल एविडेंस रेफ़र करता है किसी मटेरियल से, तो अगर कोर्ट उचित समझे, ठीक समझे, तो इसे वहाँ पर जांच के लिए ओरल एविडेंस के रूप में, डायरेक्ट एविडेंस के रूप में ला सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।